स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 के लिए मिले हैं। लेक्चर नंबर 2 में आप सबको याद है कि हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को बस समझा था कि वो क्या होता है। और अगर हम उसको एक बार रिवाइज कर लें तो आज हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने बात की थी कि एक क्लोज्ड लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस होता है। और नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस का क्या मतलब है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के एंड में काफ़ी अच्छे से समझा था, कोशिश की थी मतलब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम आज का जो प्लान है वो ये है कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे जिसमें स्ट्रेट वायर आएगी और एक सोलेनॉइड आएगा। और उसके बाद हम लोग एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है इसके ऊपर डिस्कशन हमारा आज का रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम एम्पियर सर्किटल लॉ यानी कि ACL का प्रूफ तो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। जैसे गॉस लॉ में हम लोगों के पास अगर कोई पॉइंट क्लोज नहीं होता था तो हम गॉसियन सरफेस ले लिया करते थे इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट क्लोज नहीं होगा तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग एम्पियर्स लूप ले लेंगे। उसको क्लोज करने के लिए हम उसके आसपास एम्पियर्स लूप जो है वो एक कंसिडर कर लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो मैं भी आपको क्वेश्चन लेके समझाऊंगा भी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और एक बात और है कि यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ कर रहे हैं एक स्ट्रेट वायर को लेके। अब एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव नहीं किया है। ये डेरिवेशन बायट-सेवर्ट लॉ से भी हो सकती है, बट वो हमारे सिलेबस में CBSE के नहीं हैं। हमारे सिलेबस में स्ट्रेट वायर की डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ से ही है। तो यहाँ पे बच्चा जो है ना वो एक कन्फ्यूजन में आ जाता है। वो बच्चा कहता है कि हम स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी कर रहे हैं और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से स्ट्रेट वायर को डिराइव करेंगे, तो ये तो चीटिंग हो गई। तो एक्चुअली चीटिंग नहीं है, थोड़ा ध्यान से इतिहास को समझिए। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बायट-सेवर्ट लॉ से आ गई जो कि हमें नहीं पढ़नी है। फिर उससे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ किया और फिर हमने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम स्ट्रेट वायर को बहुत इजी तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बात चलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि हम एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं और इस स्ट्रेट वायर में लेट से I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और मुझे इस P पॉइंट पे लेट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये जो P पॉइंट है ये क्लोज तो नहीं है, तो इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक एम्पियर सर्किटल लूप ले रहे हैं। ये एक इमेजिनरी लूप है जो इसको क्लोज कर दे रहा है। अब आप 10th क्लास याद करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको समझा भी था जाते जाते कि अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल। तो करंट ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कूल है। अब अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में तो आ गई और हमारे पास ये जो एम्पियर सर्किटल लूप है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। मैं ऐसा कर देता हूं, एम्पियर सर्किटल लूप जो है उसमें ये जो एरो वाली डायरेक्शन है वो इस तरफ बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से इसका DL एलिमेंट ले लेता हूँ। ये DL एलिमेंट है, ठीक है ना। DL एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑन द लूप जो हम एम्पियर सर्किटल लूप ले रहे हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने आपको उसके बारे में बात की जो आपको समझना है कि एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज हमें पता है विच इज म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। अब ये फॉर्मूला हमने बायट-सेवर्ट लॉ से डिराइव करना होता है विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो चीटिंग है, बट ये चीटिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप NCERT भी फॉलो करेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो B.dl है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास म्यू नॉट I के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये म्यू नॉट I के बराबर आ गया तो इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो B.dl में अगर मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा cos थीटा।
यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा cos थीटा। तो cos थीटा is the angle between magnetic field and the length element of the एम्पियर सर्किटल लूप। अब एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ऐसे होती है, और सर्किटल लूप भी हमने ऐसे ही लिया है, एम्पियर्स लूप भी हमने ऐसे ही लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और हमारा जो लूप है वो भी सर्कल है। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एंगल आ जाता है वो आ जाता है cos 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो बेसिकली हमारे पास बी डी एल यहाँ पे आ जाता है। अब b को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो b बाहर आ जाता है, अंदर बच जाता है dl। b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने अभी आपको पता है एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एक स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। और dl 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 ये पूरे dl को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और इसका रेडियस अगर मैंने r ले रखा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, क्योंकि इसका ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ से मेरे पास 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो b डॉट dl है ये बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई के। तो इस हिसाब से हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोग बायट-सावर्त लॉ से निकालते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने इसका यूज कर लिया एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करने के लिए। अब अगली हेडिंग क्या है? हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या आ रही है? देखो, हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो आंसर तो वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो लेकिन ये बहुत ईजी तरीके से आएगा। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे और आप स्ट्रेट वायर के लिए बायट-सावर्त लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से नहीं, बायट-सावर्त लॉ की मदद से स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है वो डेरिवेशन, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ ने उसे बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो अगेन बस डायग्राम सेम है, बस फ़र्क ये है कि इस बार मुझे स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ नहीं करना है, मैं इस बार स्ट्रेट वायर के मदद से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो लेट्स से इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है और अगेन इस पी पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इस पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, अगेन एक एम्पियर्स लूप जो है वो कंसिडर कर लिया है। अब अगेन इस एम्पियर्स लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, बिकॉज राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। और इसमें जो हमारे पास dl होगा, मान लेते हैं मैंने ये dl एलिमेंट ले लिया। अब जिस डायरेक्शन में dl है उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन बस इस बार फर्क क्या है कि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, प्रूव नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्मूला होता है हमारे पास b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमें इस बार यूज करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ले रहा हूँ। cos 0 क्यों? अगेन रीजन इज सेम, पिछली बार जैसा। b यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dl, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी, और cos 0 जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। म्यू नॉट। अच्छा आप बताओ, ये जो लूप है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लूप, इससे करंट कितनी बार थ्रेड करता हुआ जा रहा है? तो आंसर है एक ही बार। और वायर में करंट कितना है? आई। तो करंट कितना थ्रेड करता हुआ जा रहा है? आई, है ना। अगर यही वायर, ऐसे मैंने आपको बताया था, अगर यही वायर घूम के वापस आ जाती तो 0 हो जाता, लेकिन फिलहाल ये इसको एक बार इस पॉइंट से चीरता हुआ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम, करंट जो थ्रेड हो रहा है इसको विल बिकम आई। तो आई अमाउंट ऑफ करंट इसको थ्रेड करता हुआ यहाँ से जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोलेनॉइड में अभी हम देखेंगे वो उसको आई टाइम्स बार बार थ्रेड करेगा, अभी फिलहाल वो उसको एक ही बार थ्रेड करता हुआ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आई ही लिखूंगा, है ना। चलो ऐसा एक केस ले लेते हैं। मान लो ये वायर है और यहाँ से ये वायर, ये वाली वायर, ऐसे ये 4-5 वायर जा रही होती हैं और 4 वायर जा रही होती है, सब में करंट मान लो आई अमाउंट ऑफ जा रहा होता, तो फिर ये कितनी बार थ्रेड कर देगा? 4i।
तो मैं यहाँ पे I की जगह 4I लिखूंगा, बट इस सिचुएशन में तो अभी ये एक ही बार थ्रेड कर रहा है, तो करंट जो थ्रेड कर रहा है वो I हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ना, कूल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो आगे सॉल्व करके मेरे पास क्या आंसर आता है? हाँ जी, अब आप बताओ, ये जो dl 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 है, छोटा सा dl तो इस लूप पे, पूरा dl dl इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा सर्कुलर लूप आ जाएगा विच इज 2πr, और यहाँ पे बच जाएगा म्यू नॉट I। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, और जो कि हम पिछले वाले में यूज भी कर चुके हैं। तो आपको बहुत फनी सा लग रहा होगा, बट एक्चुअल कहानी क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव कर लिया। अब देखा जाए तो यहाँ म्यू नॉट I और 2π, अगर एक स्ट्रेट वायर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहा है तो म्यू नॉट I अपॉन 2π तो कांस्टेंट ही हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, ये तो ऑब्वियस भी है। अगर आप एक कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, कॉमन सेंस की बात है कि वो डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। डन है, डन है, डन है, डन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के लिए डिराइव करनी है। एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है? तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। सबसे पहले आपको 10th क्लास याद करनी होगी। एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक बार मैग्नेट जैसी होती है। एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक बार मैग्नेट जैसी होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ऑब्वियसली बात, सोलेनॉइड में कुछ करंट जा रहा होगा, यहाँ से करंट I जो है वो जा रहा है और यहाँ से करंट I जो है वो बाहर आ रहा है, तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो ये हमारे पास बनेगा साउथ पोल और ये हमारे पास बन जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अब करंट जो है वो साउथ से अगर नॉर्थ जाएगा और करंट जो है वो अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ साउथ बनेगा या नॉर्थ, तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और वो भी यूनिफॉर्मली बनती हैं। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है विच इज साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाना है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना चाह रहे हैं, नॉट आउटसाइड। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ओनली। फॉर दैट हम यहाँ पे एक लूप ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एम्पियर सर्किटल लूप, जो कि आधा अंदर है और आधा बाहर है, जो कि आधा अंदर है आधा बाहर है। इसके अंदर हम एक लूप ले रहे हैं एम्पियर सर्किटल लूप, जो कि आधा अंदर है आधा बाहर है। इससे क्या होगा आओ समझते हैं। सबसे पहले इस लूप को कुछ नाम दे देते हैं। लेट से इसका नाम दे देते हैं A, इस वाले का B, इस पॉइंट का C और इस पॉइंट का D। अब है क्या देखने वाली बात कि हमने एम्पियर सर्किटल लूप को आधा अंदर आधा बाहर क्यों लिया, ताकि नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस कुछ बने। अब आप सोचो, अगर मैं आधा लूप अंदर लेता हूँ आधा बाहर, और यहाँ से लूप जाता है और यहाँ से बाहर आता है, फिर यहाँ से बाहर आता है, फिर यहाँ से बाहर, तो एक स्पाइरल बाइंडिंग है। स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, ऐसे ये लूप इसको चीरेगा। लेकिन अगर मैं पूरा ही लूप अंदर ले लेता तो यहीं से अंदर जाता और यहीं से बाहर जाता, है ना। पूरा लूप अंदर लेता तो यहीं से अंदर जाता और यहीं से बाहर आता, तो नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस जीरो हो जाता और उस केस में एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस केस में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो मुझे ये बात की बस ध्यान रखनी है कि मैं किस तरीके से लूप लूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, दो ही केस हैं, एक है स्ट्रेट वायर, एक है सोलेनॉइड। स्ट्रेट वायर में सर्कुलर लूप लेना है, सोलेनॉइड में रेक्टेंगुलर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है आधा अंदर हो आधा बाहर हो, ताकि स्पाइरल बाइंडिंग की तरह वो लूप उसको चीरे। पूरा बाहर होगा तो कोई रेलिवेंसी नहीं है,
पूरा अंदर हुआ तो लूप जाएगा भी उसके अंदर से और आएगा भी उसके अंदर से, नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना चाहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से बच्चों ध्यान सुनिएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I है। अब क्योंकि ये एक पूरा का पूरा ABCD एक क्लोज्ड सरफेस है, ABCD पूरा का पूरा एक क्लोज्ड बॉडी है, तो इसके लिए मैं अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ, तो मैं इसको 4 हिस्से में बांट सकता हूँ। एक है A से लेके B, एक है B से लेके C, एक है C से लेके D और एक है D से लेके A। इसके 4 हिस्से किए जा सकते हैं। तो जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, A पहले तो मैं B डॉट DL इंटीग्रेट करूँगा A से लेके B, फिर मैं B डॉट DL इंटीग्रेट करूँगा B से लेके C, फिर मैं C से लेके D इसको इंटीग्रेट करूँगा और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा D से लेके A। यानी मैंने क्या किया, जैसे अगर आपको याद हो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ वहाँ पे पढ़ा था, तो गॉस लॉ में भी हमने यही किया था। अगर आपको याद हो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के 4 टुकड़े कर दिए, अपने गॉसियन सरफेस के टुकड़े कर दिए। जब हमने वहाँ पे सिलेंडर लिया था, याद होगा शीट के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, सिलेंडर लिया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पहला हमारे पास हिस्सा क्या था, सर्कुलर लूप्स, वो अपना सर्कुलर एरिया, और फिर हमारा था कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा लूप है ABCD, उसके हमने कितने टुकड़े कर दिए, 4, A से लेके B से लेके C से लेके D और D से लेके A। और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आएगा ऑब्वियस सी बात है म्यू नॉट I, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल्स हैं या जो इनको है इनको छांट लेते हैं। कैसे छांट लेते हैं और जरा समझें। A से लेके B जो है B DL cos 0 बनेगा। cos 0 कैसे बनेगा और जरा समझे भाई। cos 0 इसलिए बनेगा क्योंकि A से लेके B की जो लेंथ एलिमेंट है वो इधर होगा, A से लेके B का लेंथ एलिमेंट जो होगा वो इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख रहे हैं इनसाइड दी सोलेनॉइड नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो एंगल कितना हो गया 0। लेकिन जो B से लेके C है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल के लिए मेरे पास ये आ गया BDL कॉस कितना आ गया 90 डिग्री, यह है B से लेके C के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं C से लेकर D के लिए, तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगी, बिकॉज आउटसाइड द सोलेनॉइड, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, पहली बात। दूसरी बात, हम मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आउटसाइड द सोलेनॉइड नहीं। तो लेकिन जो C से लेके D वाला हिस्सा है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0। And again, as magnetic field lines form closed loops, so just outside the solenoid there is no magnetic field। तो एंगल कोई भी हो, वैसे तो एंगल 180 आप देख सकते हो, ये इधर जा रहा है और ये इधर, तो एंगल 180 है, बट मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई, तो एंगल का कोई काम वहाँ पे है नहीं। और अगर यहाँ बात करें BDL, तो अगेन यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है, D से लेके A में 90 डिग्री इसलिए हो जाता है क्योंकि अगेन ये वाली वार भी नीचे है, तो B से लेके C और D से लेके A, इनमें तो एंगल ही कितना हो गया है 90, तो वो हट ही जाएगा, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो अल्टीमेटली A से लेके B वाला हिस्सा बचता है, बाकी सब तो 0 ही हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो A से लेके B वाला हिस्सा मेरे पास बचता है BDL, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होता है, ये 0 होता है, ये भी 0 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे हम कि भाई ये तो बचा, प्लस में बाकी तीनों जो हैं वो 0 हो गए, और म्यू नॉट I यहाँ पर बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ से B को जो है वो बाहर ले लेता हूँ और अंदर में DL ले लेता हूँ A से लेके B में, और इज इक्वल टू म्यू नॉट I ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि हमने जो ये लूप लिया है इसकी जो लंबाई है वो हमने L ली थी और जो चौड़ाई है वो B ली थी।
तो ए से लेके बी तक अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे लेंथ जो है वो एल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पहली बात तो लंबाई मिल गई एल। दूसरी बात अब समझने वाली ये है कि जो करंट है आई, ये कितना मैं लूँ, क्योंकि आई करंट तो एक लूप का है। आई करंट जो है वो एक लूप का है, एक लूप में करंट आए जा रहा है। तो ये लूप कितनी बार उसको चीर रहा है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारे पास लूप है, मैंने आपको बताया कि ये लूप इसके अंदर से जाके बाहर आ रहा है, फिर इसके अंदर से जाके बाहर आ रहा है, फिर इसके अंदर से जाके बाहर आ रहा है, फिर इसके अंदर से जाके बाहर आ रहा है, फिर इसके अंदर से जाके बाहर आ रहा है। तो ये जो लूप है वो इसके अंदर से इसको चीरता हुआ बाहर आ रहा है। अब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो मान लो 100 गए, मान लो 100 टर्न्स इस लूप को चीरते हुए जा रहे हैं, तो हर एक लूप में कितना करंट है आई। इफ देयर आर 100 नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें 100 टर्न्स अगर हैं तो वो 100 टर्न्स उस लूप को चीरते हुए जा रहे हैं। सिंपल बात है। अब अगर वो 100 टर्न्स इस लूप को चीरते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 आई हो जाएगा, बिकॉज एक में जो करंट है वो 100 है, और अगर लूप 100 बार उसको चीर रहा है तो दैट विल बिकम 100 आई। वो जो है वो 100 आई के इक्वल, 100 आई के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो B इंटू एल हो गया म्यू नॉट आई। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। इसको आपको पता ही है, छोटा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उस हिसाब से छोटा n हो गया बड़ा n बाय l। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो nl हो गए, और हर एक टर्न में कितना करंट जा रहा है I। तो टोटल करंट कितना हो गया NLI, टोटल करंट कितना हो गया NLI। तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट NI। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, मार्क्स कटवाते हैं, और वो गलती क्या है कि वो लोग इस बात पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि ये जो छोटा n है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अभी तक हमने इस चैप्टर में एक सर्कुलर लूप और उसके एक्सियल और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और उसमें हम लोगों ने कैपिटल N लिया। वो कैपिटल N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, प्रॉपर नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल n है, और स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट n बाय एल आई। तो आंसर है हाँ, इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, बस ऊपर वाले में जो छोटा n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और नीचे वाले में कैपिटल N दे रखा है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको डिवाइड बाय L कर दिया, तो इट्स ऑल सेम थिंग हो गया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड हमने डिराइव कर दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। अंदर की बात नहीं हुई है, ओ सॉरी, बाहर की बात नहीं हो रही है। वी आर ओनली कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। ठीक है, डन है, आगे बढ़े क्या? ओके ओके ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगेन इस टॉपिक से पहले हमें यहाँ पे एक बात करनी होगी, फिर हम वापस इस पे आ पाएंगे। ठीक है ना। ये टॉपिक पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या होता है यार, फिजिक्स में मैं ऐसा कहूँगा कि 99.99% या उससे भी ज़्यादा केसेस में हमें जो 11th और 12th में फॉर्मूले किए हैं, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। पहला जो बाय डेफिनेशन आते हैं, जैसे पावर का फॉर्मूला है। व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वो तो एक डेफिनेशन से फॉर्मूला आ गया कि वर्क डन अपॉन टाइम। और एक फॉर्मूले होते हैं जो हम डेरिवेशन से लेके आते हैं, उनको डिराइव करते हैं और डेरिवेशन से उन्हें ऑब्टेन करते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में ज़्यादातर केसेस में या ईच एंड एवरी केस में या तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है या वो बाय डेफिनेशन आया है।
बहुत कम ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनकी डेरिवेशन हम उस चैप्टर में नहीं करते हैं, लेकिन वो जीवन में ही नहीं आएगा ये कहना गलत होगा। जैसे कि याद करेंगे, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में हमारे पास एक मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला आया था, और बच्चा बच्चा जानता है 1/f = 1/v + 1/u मिरर फार्मूला में, लेंस फार्मूला में माइनस हो जाता था। लेकिन वो फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट था, बट हमने उसकी डेरिवेशन नहीं की थी 10th क्लास में, अगर आप CBSE बोर्ड के थे। लेकिन अब आप 12th क्लास में आ गए, आपको रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन भी करनी है, उसमें आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करनी है। तो ठीक है, 10th क्लास में उसकी डेरिवेशन नहीं थी, लेकिन 12th क्लास में उसकी डेरिवेशन आ गई। तो बात वही आ जाती है कि या तो हम उसको उस चैप्टर में डिराइव करें, और CBSE हमारी यार देखो कई जगहों पे ठीक है गलतियां करती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे CBSE, ज़्यादातर केसेस में CBSE बहुत इंटेलिजेंटली हमारे सिलेबस को डिज़ाइन करती है। और उसमें से क्या होता है कि वो कभी कभार उनको पता होता है कि ये डेरिवेशन इसको इस साल नहीं देनी चाहिए। 2 रीज़न होते हैं, पहला सिलेबस बहुत बड़ा हो रहा है, दूसरा वो उस डेरिवेशन में कुछ कंसेप्ट्स ऐसे लग रहे होते हैं जो अपनी लाइफ में आगे जाके सीखने वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आज हम एक फॉर्मूला करने जा रहे हैं जिसकी डेरिवेशन आपको इस पूरे चैप्टर में नहीं सीखनी है, पूरी 12th में ही नहीं सीखनी है। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे और ये चैप्टर आपके जीवन में दोबारा आएगा, जो कि आना ही है फिजिक्स की फील्ड में, अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। इसमें लड़ाई ये होती है कि अगर मैं आपको भी डेरिवेशन करा भी देता हूँ, पहली बात तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, दूसरी बात आपको समझ में भी तो नहीं आएगी ना। अब सिलेबस में नहीं है फिर भी करा दें, पर आपके पल्ले तो पढ़नी चाहिए, आपको समझ तो आनी चाहिए ना, आपको समझ में भी नहीं आएगी। रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट लग रहे हैं जो आपको अभी आते ही नहीं है। और यहीं पर हमारे पास आता है एक प्रकार से लॉरेंस फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर के अंदर से हम करंट को दौड़ाएंगे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, सही कह रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो, यही तो पढ़ रहे हैं अभी तक। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, आधा लेक्चर निपट चुका है लगभग। आप बताओ अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक एक ही गोल तो चल रहा है हमारा कि एक कंडक्टर के अंदर से करंट दौड़ेगा और वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम एक अलग ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं, अब हम एक अलग चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो मेरे पास एक Q नाम का चार्ज है, और ये Q नाम का चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे यस या नो बताइएगा प्लीज़, ये सवाल का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे बस अभी पड़ा हुआ है, देयर इज नो मोशन इन द चार्ज पार्टिकल। टाइम हो रहा है 27 मिनट कुछ 30-35 सेकेंड्स, मैं चेक करता रहता हूँ, है ना। इस टाइम स्टैम्प पे आप लोग नीचे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट पे नहीं, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यानी एक Q चार्ज को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, मैंने इसको Q चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सिर्फ ये रखा हुआ है, इस पर कोई फोर्स लगेगी या नहीं, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रखा हुआ है, इस पर कोई फोर्स लगेगी, यस और नो? इतना बता दो बस मुझे, कोई फोर्स लगेगी, यस और नो? सिर्फ इतना बता दीजिए कमेंट सेक्शन पर। तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिखा हो नो, क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रुका हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इस पे दौड़ रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स नहीं लगा सकती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी लेकिन कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल दौड़ने लग गया बच्चों, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से भागने लग गया, अगर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर दौड़ने लग गया, तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? तो आंसर है यस, अब तो लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल भागेगा तो एक प्रकार से ये करंट बनाएगा, और ऑयस्टर जी ने, बार्ट सेवर्ट जी ने क्या बोला कि जब एक चार्ज भागेगा करंट बनाएगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड और बाहर रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। आई रिपीट, ये चार्ज पार्टिकल जब रुका हुआ था तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इट्स की खुद की,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो थी बट इसकी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। लेकिन जब इस चार्ज पार्टिकल को हमने दौड़ाया, जब ये चार्ज पार्टिकल भागना शुरू हुआ, मोशन में आ गया, तो इसने अपनी खुद की क्योंकि करंट बना तो इसने अपने आसपास क्या बनाना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने लग गई। अब वो अट्रैक्ट हो या रिपेल हो वो हम पढ़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन एज अ रिजल्ट इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगने लगेगी, फोर्स। अच्छा, ऐसा भी होगा किसी केस में फोर्स 0 हो जाएगी, किसी केस में फोर्स कुछ और हो जाएगी। जैसे अब आप गलत मैसेज ना ले लें, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बनाया अभी हम आगे पढ़ेंगे वो फिर गलत ना हो जाए। लेकिन इस ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं इधर भाग रहा है, ये सही रहेगा, अभी छोड़ दो। बाकी मैंने क्या बदलाव किया उस पर ध्यान मत दो, लेकिन इस पर ध्यान दो कि ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ भाग रहा है और इसकी वेलोसिटी v है और इस पे फोर्स लगने लग जाएगी। कितनी फोर्स लगेगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन पहले समझो कि जब ये चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी। अब ये चार्ज पार्टिकल भागने लग गया तो इस पे फोर्स लगने लग गई। क्यों? क्योंकि इसने अपने खुद के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना ली और बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स लगेगी कितनी। तो जो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास दिया गया लॉरेंस जी के द्वारा, वो दिया गया फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। जो फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला इसकी हम डेरिवेशन अपने भविष्य में करने वाले हैं, एट प्रेजेंट नहीं। फॉर्मूला मिला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फॉर्मूला मिला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहां पे आप समझें, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी खोल सकते हैं, बिकॉज दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और इधर अगर हम देखें तो क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज है, कि कितना चार्ज उस बॉडी पे है। वी क्या है आप समझ ही सकते हैं कि वेलोसिटी है, और बी क्या है आप समझ सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, लेकिन वही चार्ज पार्टिकल जब भागने लग जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाती है। मैंने आपको बेसिक रीजन दे दिया, और जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, और वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरीके से भी हम वहां पे बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी बच्चों? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, डन है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम लोगों को 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बना दिया था। दूसरा केस, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। इसके 3 केस हम पढ़ेंगे। पहला केस, यहां पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही अंदर आया पैरेलली। दूसरा, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ऐसे आया परपेंडिकुलरली। और तीसरा केस बनेगा, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्टेन एंगल पे आया, विच इज नॉट पैरेलल और इट इज नॉट परपेंडिकुलर, बीच में कोई एंगल पे आया। ये 3 केस पढ़ने, और जिसमें से ये जो सेकंड वाला केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप समझ जाओगे क्यों। लेकिन इतनी फोर्स लगती है। आगे बढ़ने से पहले, ये तीनों केस तो हम आज नहीं पढ़ने वाले, ये तो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और बात पहले पढ़नी होगी जिसको हमने पीछे अभी छोड़ा। लेकिन उसको हेडिंग को पढ़ाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी तो क्या वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलेगी? आंसर है नहीं बदलेगी। ये हम 2 तरीके से समझेंगे। पहला, जब हम 3 केस पढ़ेंगे तो हम वहां जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जब एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बट नॉट इट्स स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगी, वो अभी हम शो करेंगे आपको मैथमेटिकली भी। अब मैथमेटिकली समझने में ठीक है, हम समझ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट,
बट मज़ा नहीं आएगा जब तक हम उसको कुछ एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे, और वो आपको अगली क्लास में। लेकिन पहले समझो, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब भागता है तो उस पर फोर्स लगती है। फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा। बट द थिंग इज कि वो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो तो बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। और स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो एक बहुत अच्छी डेरिवेशन यहाँ पे आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल की एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसको ठीक करते हैं। शो दैट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो लगेगी, ये हम लोगों को बच्चों कैलकुलेट करना है। चलो अब कितनी लगेगी फोर्स वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो जब ये टॉपिक शुरू होता था स्कूल में तो मैं हर बार ये सोचता था यार कि यार अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने पे उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो बड़ा हैरान हो जाया करते थे देख के ये डेरिवेशन के बाद कि यार काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रह रही है, इसको शो कैसे करेंगे? आओ जरा समझें। सबसे पहले क्या ये कहना ठीक है कि जो फोर्स है वो है क्यू वी क्रॉस बी? तो आंसर है यस। बट अगर मैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करूंगा तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो वी के परपेंडिकुलर होगा, और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर जीरो आता है। मैथ्स का नियम है। एफ इज परपेंडिकुलर टू वी। वाई एफ इज परपेंडिकुलर टू वी? बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। और अगर ऐसा है तो एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी के, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट हमेशा जीरो होता है बिकॉज उनके बीच में cos 90 हो जाता है। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है बच्चों, मतलब 11th क्लास का। तो यहां से मेरे पास कुल मिला के एम वी डी वी बाई डी टी मेरे पास आ जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाता है, और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब एक चालाकी मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाफ को बाहर ले रहा हूं, m को इधर ले रहा हूं, और उसको मैं 2v dv बाय dt कर देता हूं इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये हाफ m, ध्यान से अगर आप देखें तो ये d v स्क्वायर बाय dt का ही तो डिफरेंशिएशन है। कैसे? डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो 2 आगे आ गया और तो 2v बन गया, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगा, आप करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब हाफ और m कांस्टेंट है, अगर हाफ और m कांस्टेंट है तो मैं हाफ और m को अंदर लेके जा सकता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हाफ और m कांस्टेंट है तो मैं हाफ और m को अंदर ले गया, v स्क्वायर अंदर पहले से बैठा हुआ था, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब आप मुझे बताओ मैथ्स के हिसाब से किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है? तो मैथ्स के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है जो कांस्टेंट होता है, और हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी हो गई कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा होगा, उस पर भले ही फोर्स लग रही है, लेकिन वो जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, वो एक ऐसी डायरेक्शन में है, उस फोर्स की डायरेक्शन इज इन सच अ वे दैट फोर्स तो लगेगी लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फोर्स जो लगेगी वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगी, और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी डेरिवेशन जो है आपको बताती है कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है जी, बहुत बेसिक सी डेरिवेशन। अब अगली क्लास का जो हमारा लेक्चर रहेगा, टॉपिक होगा, वो क्या होगा? हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को अलग अलग
एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे, दौड़ाएंगे और देखेंगे उस पर कितनी फोर्स लग रही है, पहला। और दूसरा जो सेकेंड केस है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली आएगा तो उस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी कि वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा फिर साइक्लोट्रॉन नाम का डिवाइस आएगा। एक नया डिवाइस होगा जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। सच्चाई यही है बच्चों कि अगर जैसे आप ताजमहल गए और आपने वहाँ पे उल्टा बोल दिया, सॉरी, आप आगरा गए और आपने ताजमहल नहीं देखा तो फिर आप आगरा क्या ही गए, है ना। आप दुबई गए और आपने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो आपने क्या देखा। ऐसे अगर आप इस चैप्टर में आए और आपने साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या ही पढ़ा। साइक्लोट्रॉन बड़ा ही प्यारा एक टॉपिक है, हम देखेंगे अगली क्लास में उसको, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन तो ले ही लेंगे। लेकिन ये चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आएंगे जिनको हमें पढ़ना है अगले लेक्चर में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।